प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रोम में संप्रभुता या प्रभु सत्ता की धारणा, लेक्चर नंबर 89 89। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, रोम में संप्रभुता की धारणा या अवधारणा, लेक्चर नंबर 89। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सबसे पहले आपको यूनानी राजनीतिक चिंतन समझाया। यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बारे में व्यापक रूप में समझाया था। इसके बाद में हमने आपको रोमन राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि समझाई। आज हम आपको रोम के अंतर्गत संप्रभुता की धारणा का क्या अर्थ लिया जाता था, इसके बारे में बताएंगे। बेटा, यदि आपको आधुनिक संप्रभुता या प्रभुसत्ता की धारणा को समझना हो तो इसके लिए जरूरी है कि रोम के अंतर्गत या रोमन राजनीतिक विचारकों के द्वारा संप्रभुता का किस रूप में अर्थ लिया जाता था, संप्रभुता का उन्होंने क्या अर्थ बताया था, इसके बारे में जानना निहायत जरूरी है। चलिए अब हम एक एक बात आपको समझाएंगे। यहाँ मैंने क्रमबद्ध रूप में एक एक बात इस रूप में नोट की है कि आप इनको यदि समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आधुनिक संप्रभुता की धारणा को भी आप निश्चित रूप में समझ जाएंगे। आधुनिक संप्रभुता की धारणा या संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया है बेटा? जॉन ऑस्टिन ने। ठीक है, अब जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत तभी को समझेंगे जबकि आप रोमन लोगों के द्वारा संप्रभुता की जो धारणा थी इसका क्या अर्थ बताया था इसको समझ जाएंगे। तो चलिए नोट करेंगे रोम में संप्रभुता की धारणा। यस, नोट कीजिएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 बेटा, हमने यहाँ संकेत दिया है यूनानी अपरिचित। अपरिचित क्या मतलब है इसका बेटा? वास्तव में देखा जाए तो राजनीति से संबंधित जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, जितनी भी राजनीतिक अवधारणाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, राजनीतिक धारणाएं हैं, वो सब बीज रूप में यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मौजूद हैं। मतलब दुनिया के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक अवधारणाएं वो सब किसी न किसी रूप में यूनानी दर्शन में आपको मिलेंगी बीज रूप में। उनका बीज यूनानी दर्शन में है, उनका बीज यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत है, मगर एक ऐसी धारणा है जो कि यूनानी दर्शन में नहीं मिलती है, अर्थात यूनानी लोग इस धारणा से अपरिचित थे। वह कौन सी है बेटा? संप्रभुता की धारणा। नोट करना, सारी धारणाएं यूनानी दर्शन में मौजूद हैं लेकिन संप्रभुता के बारे में यूनानी लोग अपरिचित थे। नोट कीजिएगा ये बात। चलो, यूनानी अपरिचित मतलब वास्तव में देखा जाए तो यूनानी लोग जो ये संप्रभुता की धारणा है इससे अपरिचित थे। यूनानी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। क्या? यूनानी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी किसकी? संप्रभुता की धारणा की। जबकि इसके अलावा जितनी भी राजनीतिक धारणाएं थी वो सब किसी न किसी रूप में यूनानी दर्शन में, यूनानी राजनीतिक चिंतन में पाई जाती हैं बीज रूप में, परंतु संप्रभुता की धारणा के बारे में यूनानी लोगों को ज्ञान नहीं था। एक बात, ठीक है। दूसरी बात नोट करें बेटा, ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि यह धारणा विश्व को रोमन लोगों की देन है। आप जरा ध्यान दें बेटा, ये जो धारणा है ना, कौन सी धारणा? संप्रभुता की धारणा, प्रभुसत्ता की धारणा। ये वास्तव में देखा जाए तो पूरी दुनिया को, विश्व को, संसार को रोमन लोगों ने दिया है, रोम के राजनीतिक चिंतकों ने दिया है। रोमन राजनीतिक चिंतकों में सबसे महत्वपूर्ण चिंतक कौन से हैं बेटा? पॉलीबियस, सिसरो, सेनेका। ये सबसे महत्वपूर्ण रोमन राजनीतिक विचारक हैं। तो पूरी दुनिया को वास्तव में देखा जाए तो संप्रभुता की धारणा किसने दी है? रोमन लोगों ने दी है, ना कि यूनानी लोगों ने। यूनानी लोग तो इसे अपरिचित थे। ठीक है,
तीसरी बात क्या है बेटा? अब मूल बात आती है कि वास्तव में संप्रभुता का रोमन लोगों ने क्या अर्थ बताया और आधुनिक समय में संप्रभुता का क्या अर्थ लिया जाता है। तो वास्तव में रोमन लोगों ने संप्रभुता का जो अर्थ बताया था वही आधुनिक युग में लिया जाता है। ठीक है, मतलब आधुनिक समय में संप्रभुता का अर्थ ये लिया जाता है, क्या लिया जाता है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता, राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता है। क्या? राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता है। मतलब इस शक्ति से ऊपर और कोई शक्ति नहीं हो सकती है। जैसे कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र राज्य है। क्यों? क्योंकि भारत को किसी अन्य के द्वारा आदेश नहीं दिया जा सकता। भारत आंतरिक और बाहरी रूप में, आंतरिक और बाहरी रूप में स्वतंत्र है। मतलब ना तो आंतरिक रूप में किसी भी अन्य समुदाय के अधीन है, ना ही बाहरी रूप में किसी भी अन्य देश के अधीन है। यह आंतरिक और बाहरी रूप में स्वतंत्र है। फिर कह रहा हूँ, राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता है। तो भारत आंतरिक दृष्टि से और बाहरी दृष्टि से सर्वोच्च है, स्वतंत्र है। ठीक है, ये तो आधुनिक अर्थ है। अब रोमन लोग क्या बताते हैं? आदेश देने और आदेश को पालन करने के लिए बाध्य करने की सत्ता को रोमन लोग इम्पीरियम कहते थे। मतलब जिसे आज हम संप्रभुता कहते हैं, इसको जो है रोमन लोग इम्पीरियम अर्थात राजसत्ता कहते थे। फिर दोहरा रहा हूँ, आदेश देने और आदेश को पालन करने के लिए बाध्य करने की सत्ता। अब जरा ध्यान दें, बाध्य करने की सत्ता को रोमन लोग इम्पीरियम कहते थे, जिसका अर्थ वही था जो आज प्रभु सत्ता का अर्थ है। मतलब आज जो प्रभु सत्ता का अर्थ है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही, राज्य की सर्वोच्च सत्ता ही संप्रभुता है, प्रभु सत्ता है। तो डेफिनेटली रोमन लोग भी इसका यही अर्थ मानते थे। क्या? आदेश देने और आदेश को पालन करने के लिए बाध्य करने की सत्ता को रोमन लोग इम्पीरियम, इम्पीरियम मतलब राजसत्ता, इम्पीरियम कहते थे, जिसका अर्थ वही था जो आज प्रभु सत्ता का था। मतलब आधुनिक समय में प्रभु सत्ता का जो अर्थ लिया जाता है वही अर्थ रोमन लोग इम्पीरियम अर्थात राजसत्ता का मानते थे। मैंने प्रभु सत्ता के ऊपर कितने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देख सकते हैं। प्रभु सत्ता के जितने भी सिद्धांत थे वो सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। चलिए बेटा, चौथी बात, रोमन विधिवेताओं ने इम्पीरियम शब्द का खूब प्रयोग किया। मतलब वास्तव में देखा जाए तो जो रोम के विधिवेता हैं, कानून वेता हैं, क्योंकि रोमन राजनीतिक चिंतन की जो महान विरासत है वो क्या है बेटा? सकारात्मक कानून। पूरी दुनिया को यदि रोमन लोगों ने कुछ दिया है तो वो क्या दिया है? सकारात्मक कानून दिया है। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतन की जो महान विरासत है वो कानून है। इसलिए रोमन विधिवेता या रोम के जो कानून वेता हैं, इन्होंने इम्पीरियम शब्द का जगह जगह प्रयोग किया है। मतलब इम्पीरियम अर्थात राजसत्ता शब्द का इन्होंने भरपूर रूप में खुल करके प्रयोग किया है। अब बात आती है पांचवें नंबर पर। क्या? पांचवें नंबर पर बात यह आती है कि संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ है। आधुनिक समय में संप्रभुता के निवास के ऊपर काफी विवाद चलता है कि संप्रभुता का वास कहाँ है। तो कोई कह देता है कि व्यवस्थापिका में, कोई कहता है कार्यपालिका में, कोई कहता है न्यायपालिका में, कोई कहता है जनता में। तो डेफिनेटली देखा जाए तो लोकतंत्र के अंतर्गत जो संप्रभुता है वो कहाँ होती है? जनता में ही तो होती है ना। तो समूचा राजनीतिक समुदाय संप्रभुता का निवास स्थान है। मतलब रोमन लोगों ने, रोमन राजनीतिक विचारकों ने ये बताया है कि जो संप्रभुता का निवास स्थान है, जो संप्रभुता का वास है, वो कहाँ है? समूचा राजनीतिक समुदाय। मतलब संपूर्ण राजनीतिक समुदाय को ही रोमन लोगों ने संप्रभुता का निवास माना है, निवास स्थान माना है। मतलब इन्होंने ये कहा कि संप्रभुता का जो वास है वो संपूर्ण राजनीतिक समुदाय में है। संपूर्ण राजनीतिक समुदाय के अंतर्गत रोमन राजनीतिक विचारकों ने जो है वास माना है। क्या? संपूर्ण राजनीतिक समुदाय के अंतर्गत रोमन राजनीतिक विचारकों ने संप्रभुता का वास, निवास स्थान माना है। आधुनिक समय में आप देखेंगे संप्रभुता का वास अंत में कहाँ होता है? जनता में ही तो होता है। जैसे भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की शुरुआती शब्द क्या है? हम भारत के लोग। इसका मतलब अंतिम रूप में जो सत्ता है वो कहाँ पर है? जनता, जनता के पास में, हम भारत के लोग। अब अगली बात आती है छठे नंबर पर,
एक विद्वान है प्रोफेसर मैक इल्वेन, आधा ल है मैक इल्वेन ने बड़ा अच्छा लिखा है कि रोमन लोगों की इम्पीरियम वह सत्ता है रोमन लोगों की इम्पीरियम मतलब आधुनिक समय में जिसको संप्रभुता प्रभुसत्ता कहा जाता है उसको रोमन लोग इम्पीरियम कहते थे। इम्पीरियम अर्थात राजसत्ता, इसको राजसत्ता कहते थे, इम्पीरियम राजसत्ता। आधुनिक समय को संप्रभुता कहते हैं। तो रोमन लोगों की इम्पीरियम वह सत्ता है जिससे किसी प्रकार के कानून में बाध्यता की शक्ति प्राप्त होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रोमन लोगों की इम्पीरियम मतलब रोमन राजनीतिक विचारकों की, रोमन लोगों की जो इम्पीरियम मतलब राजसत्ता, इम्पीरियम वह सत्ता है जिससे किसी प्रकार के कानून में बाध्यता की शक्ति प्राप्त होती है। आधुनिक समय में संप्रभुता क्या अर्थ लिया जाता है? राज्य की सर्वोच्च सत्ता ही संप्रभुता है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता है। तो डेफिनेटली रोमन लोग भी इसका यही अर्थ मानते थे। अब इसको हम दो रूपों में लेंगे, एक तो गणतंत्री व्यवस्था में और एक साम्राज्यवादी काल में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गणतंत्री व्यवस्था में इम्पीरियम मतलब राजसत्ता, जिसे आधुनिक समय में संप्रभुता कहते हैं। इम्पीरियम अर्थात राजसत्ता असेंबली के कानून द्वारा प्रशासकों को सीमित अंश में प्रदत्त की जाती थी। ये तो जो है गणतंत्री व्यवस्था में। अब साम्राज्यवादी काल में क्या होता है? यही सत्ता मतलब इम्पीरियम या राजसत्ता, यही राजसत्ता लेक्स रीजिया द्वारा सम्राट को प्रदान की जाने लगी। साम्राज्यवादी काल में ये जो सत्ता थी वो किसको प्रदान की जाने लगी? सम्राट को प्रदान की जाने लगी। अब ये लेक्स रीजिया क्या है? लेक्स रीजिया का अर्थ है लोगों द्वारा राजा को शक्ति प्रदान करने का कानून। क्या? लोगों द्वारा राजा को शक्ति प्रदान करने का कानून। जरा ध्यान दें, लोगों द्वारा राजा को शक्ति प्रदान करने का कानून। अब डेफिनेटली देखा जाए तो गणतंत्री व्यवस्था में भी और साम्राज्यवादी काल में भी देखा जाए तो अंतिम रूप में जो संप्रभुता का वास है वो कहाँ है? संपूर्ण राजनीतिक समुदाय में। ये मूल बात आपको समझनी है कि रोमन काल के अंतर्गत, रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत संप्रभुता का वास जनता में माना जाता था। जरा ध्यान दीजिएगा। अब भले ही वो साम्राज्यवादी युग है, गणतंत्री व्यवस्था में भी देखेंगे तो जनता के हाथ में आ जाती है सत्ता, और साम्राज्यवादी युग में भी किसके हाथ में आ जाती है? क्योंकि लेक्स रीजिया द्वारा सम्राट को प्रदान की जाती थी। तो लेक्स रीजिया का क्या अर्थ है? लोगों के द्वारा राजा को शक्ति प्रदान करने का कानून। तो डेफिनेटली देखा जाए तो लोगों के द्वारा ही तो उसको सत्ता दी जा रही है। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। लेक्स रीजिया का अर्थ क्या है? लेक्स रीजिया लोगों द्वारा राजा को शक्ति प्रदान करने का कानून है। फिर से, लोगों द्वारा राजा को शक्ति प्रदान करने का कानून लेक्स रीजिया कहलाता है। ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, लेक्स रीजिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई रोम में जो संप्रभुता की धारणा थी, रोमन राजनीतिक विचार को इसके बारे में जो कुछ भी कहा, इसका सारांश क्या है, निष्कर्ष क्या है, आप क्या समझे इसके बारे में? इसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की है। निष्कर्ष, इम्पीरियम राज्य की सर्वोच्च सत्ता थी। पहली बात, इम्पीरियम मतलब राजसत्ता, जिसे आधुनिक समय में संप्रभुता कहते हैं। इम्पीरियम राज्य की सर्वोच्च सत्ता थी। तो आधुनिक समय में भी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को ही संप्रभुता कहा जाता है। तो इम्पीरियम राज्य की सर्वोच्च सत्ता थी, मतलब जो इम्पीरियम थी, राजसत्ता थी, वो सर्वोच्च सत्ता थी, इससे ऊपर कोई सत्ता नहीं थी। नेक्स्ट, गणतंत्रीय और साम्राज्यवादी शासन अर्थात दोनों में यह सत्ता लोगों में निहित मानी जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, गणतंत्रीय व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्था, इन दोनों में यह सत्ता मतलब इम्पीरियम अर्थात राजसत्ता, यह सत्ता लोगों में निहित मानी जाती थी। भले ही गणतंत्रीय व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्था हो, दोनों के अंतर्गत जो ये इम्पीरियम या राजसत्ता थी वो जनता में निहित मानी जाती थी। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट, निष्कर्ष में दूसरी बात, वैसे तो निष्कर्ष में पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात ये होगी, अब तीसरी बात लेते हैं। इम्पीरियम ने लोक प्रभुता के सिद्धांत को जन्म दिया। मतलब जो इम्पीरियम का सिद्धांत था रोम के अंतर्गत, जो ये राजसत्ता का सिद्धांत था, इम्पीरियम मतलब राजसत्ता, अर्थात रोम के अंतर्गत जो ये इम्पीरियम का सिद्धांत था, इसी ने आधुनिक समय में लोक प्रभुता के सिद्धांत को जन्म दिया, लोक संप्रभुता के सिद्धांत को जन्म दिया।
किसको? लोक संप्रभुता के सिद्धांत को जन्म दिया। किसने? रोम के अंतर्गत जो इंपीरियम का सिद्धांत था, रोम में जो राज सत्ता का सिद्धांत था। चौथी बात है, इंपीरियम के आधार पर व्यक्ति राज्य को पृथक किया गया। मतलब रोम के अंतर्गत इस इंपीरियम की धारणा या राज सत्ता की धारणा, इंपीरियम मतलब राज सत्ता, इंपीरियम की धारणा के आधार पर व्यक्ति और राज्य को पृथक पृथक किया गया। तो मैंने लिखा भी, इंपीरियम के आधार पर व्यक्ति और राज्य को पृथक किया गया। और जब इंपीरियम के आधार पर व्यक्ति और राज्य को पृथक पृथक किया गया तो इसी इंपीरियम की धारणा के आधार पर व्यक्ति और राज्य के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए गए तो इसका मतलब ये राज्य की सत्ता को सीमित किया गया, राज्य की सत्ता को मर्यादा में बांधा जाता है फिर, और अधिकार कर्तव्य प्रदान किए गए। मतलब इसी इंपीरियम की धारणा के आधार पर व्यक्ति और राज्य के अधिकार और कर्तव्य बांटे गए, अधिकार और कर्तव्य व्यक्ति और राज्य को प्रदान किए गए कि वे व्यक्ति के अधिकार होंगे, व्यक्ति के कर्तव्य होंगे, राज्य के अधिकार होंगे, राज्य के कर्तव्य होंगे। इसके बाद में पांचवी बात आती है सबसे महत्वपूर्ण अंत में, राज्य को निश्चित अधिकारों वाला कानूनी व्यक्ति मानकर राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण देन दी। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत संप्रभुता की धारणा के बारे में जो इंपीरियम का सिद्धांत था, जो राजसत्ता का सिद्धांत था, उसने राज्य को निश्चित अधिकारों वाला, अब जरा ध्यान दीजिएगा, राज्य को निश्चित अधिकारों वाला कानूनी व्यक्ति मानकर राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण देन दी। मतलब इसने, अर्थात रोमन राजनीतिक चिंतन के द्वारा वास्तव में राज्य को निश्चित अधिकारों वाला कानूनी व्यक्ति माना गया। राज्य को निश्चित अधिकारों वाला कानूनी व्यक्ति माना जाता है, किसके द्वारा? रोमन विद्वानों के द्वारा। फिर से बता रहा हूँ, राज्य को निश्चित अधिकारों वाला कानूनी व्यक्ति मानकर, कानूनी व्यक्ति माना है राज्य को, किसने? रोमन राजनीतिक विचारकों ने, रोमन लोगों ने राज्य को निश्चित अधिकारों वाला कानूनी व्यक्ति मानकर राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण देन दी। मतलब राजनीतिक चिंतन को वास्तव में देखा जाए तो रोम में जो संप्रभुता की धारणा थी, इस संप्रभुता की धारणा के द्वारा ये देन दी गई, क्या देन दी गई कि राज्य को कानूनी व्यक्ति मान करके, और इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन को देन दी है, या राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या मान करके? राज्य को निश्चित अधिकार वाला कानूनी व्यक्ति, मतलब राज्य को इन्होंने निश्चित अधिकार वाला कानूनी व्यक्ति माना, राज्य को निश्चित अधिकार वाला कानूनी व्यक्ति मान करके, और राजनीतिक चिंतन को एक महत्वपूर्ण देन दी है। अंतिम जो इस निष्कर्ष में पांचवा बिंदु है, पांचवा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। ये हो गया रोम में संप्रभुता की धारणा। अब मैंने रोमन राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि बेहतर तरीके से समझा दी है। इसके बाद में हम रोम की जो देन है, योगदान है, इसको समझाएंगे, और उसके बाद में जितने भी रोमन राजनीतिक विचारक हैं जिसमें महत्वपूर्ण है, जैसे पोलिबियस है, सिसरो है, सेनेका है, तो ये जितने भी रोमन राजनीतिक विचारक हैं, इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आप रोमन राजनीतिक चिंतन को अच्छे से समझ सकें। और जब आप यूनानी चिंतन को समझ चुके हैं, रोमन राजनीतिक चिंतन समझ जाएंगे, और उसके बाद मध्यकाल के राजनीतिक चिंतन समझ जाएंगे, फिर आधुनिक राजनीतिक चिंतन समझ जाएंगे, तो संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।